So we'll start with this question which I have given you for assignment yesterday. तो पहले ये क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. If the input voltage, you see an input voltage Vi to the circuit below is given by A cos 2 pi ft, where f is the frequency. The output voltage is given by Vo. It is also a function of time. तो B cos 2 pi ft plus phi. तो इनपुट और आउटपुट में कुछ फेज डिफरेंस है बेसिकली. Which one of the following four graphs best depict the variation of phi, मतलब phase difference between input and output versus the frequency. तो जैसे जैसे तुम frequency change करोगे of the input, तो output और input में जो phase difference आएगा phi, इन चारों में से कौन सा ग्राफ उसको करेक्टली रिप्रेजेंट करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू यूज फेजर्स. मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो क्वेश्चन है ये वेक्टर्स के बिना सॉल्व नहीं होने वाला है, फेजर्स के बिना सॉल्व नहीं होने वाला है. तो हाउ टू थिंक एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले तो तुमको सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए, इन टोटल आपको ये पता होना चाहिए इस सर्किट में जो तुमने इनपुट वोल्टेज दिया वी आई वो कौन कौन यूज कर रहा है. वो सबसे पहले यहाँ पे यूज होगा VC. VC EC जो बोलना है वो बोल सकते हो. फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा विच इज VR. फिर इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस ड्रॉप सेम है, क्योंकि पोटेंशियल, जब तुमको पता है कि अगर पैरेलल कंपोनेंट्स हो तो पोटेंशियल ड्रॉप्स क्या होता है, सेम. तो जितना ड्रॉप VC के अक्रॉस है उतना ही VR के अक्रॉस है, मतलब उतना ही आउटपुट पे है. तो इसको काउंट वापस से मत करना. पक्का पक्का. तो देयर ये जो इनपुट तुमने दिया वो कैपेसिटर ने यूज किया, तो कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप है और यहाँ पे है. तो ये तीन जगह पे आपको देखना है. तो इसका मतलब तीन आपके वेक्टर्स बनने वाले हैं, तीन. तो ये तीन वेक्टर्स मिलके किसको यूज कर रहे हैं, VI. अब ये क्वेश्चन पे मैं आगे जाऊँ उससे थोड़ा पहले अगर आपको याद होगा फेजर डायग्राम LCR सर्किट का, LCR. तो LCR सर्किट में इफ यू रिमेम्बर ये कौन था, ये था ER या फिर करंट. तो ठीक है ER रखो इसको. और अगर आपको याद होगा ये कौन था, याद है क्या, EL. वो सीरीज LCR था EL. रिमेम्बर दिस वाज EL, भूलो मत इसको. एंड ये कौन था, ये EC. वेरी गुड, EC. तो EL और EC का तुमने कहा निकाला था रिजल्टेंट, वो कहाँ आया था, यहाँ पे. तो ये कौन था, EL माइनस EC. दिस वाज EL माइनस EC. तो अब ये EL माइनस EC और ER का रिजल्टेंट, मतलब जो रिजल्टेंट EMF है, टोटल EMF है, वो ये था. ऐसा था कि नहीं, हाँ कि ना, यस और नो, ऐसे था ना. और ये पता है कौन होता है, ये रिजल्टेंट होने के साथ साथ ये इनपुट जो तुमने लगाया है वो होता है. मतलब जो तुमने इनपुट लगाया उसको ER ने, रेजिस्टेंस ने, इंडक्टेंस ने और कैपेसिटेंस ने यूज किया. तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट बनता है, रिजल्टेंट, वही इनपुट होता है. वही क्या होता है, इनपुट होता है. बराबर. अब जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, रिमेंबर EL इज ओमेगा I इंटू XL. याद है क्या, EL इज I इंटू XL. व्हाट इज XL, ओमेगा L. व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई F. तो EL इन शॉर्ट इज I 2 पाई FL. तो जैसे तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे EL चेंज होगा और EC भी चेंज होगा. व्हाट वाज EC, I इंटू XC. XC इज 1 अपॉन ओमेगा C, तो I अपॉन ओमेगा C, ओमेगा इज 2 पाई F. तो जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो ये भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये EL और EC चेंज हो रहा है. तो रिजल्टेंट भी, कौन सा रिजल्टेंट, EL माइनस EC भी चेंज हो रहा है. क्योंकि EL और EC चेंज हो रहा है तो ये भी तो चेंज हो रहा है ना. तो ये भी या तो यहाँ आएगा, यहाँ आ गया तो नो लीड नो लैग, राइट, या फिर यहाँ जाएगा या फिर यहाँ आएगा. तो ये वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर भी रोटेट होता रहेगा. और रिमेंबर रिजल्टेंट वेक्टर कौन था, ये सप्लाइड EMF था. कौन था, ये सप्लाइड EMF था. पक्का. तो अगर तुमको ये याद होगा तो ये आएगा, नहीं तो ये नहीं आने वाला है. तो अब देखो ऐसा है, अब इनपुट की बाद में करता हूँ. पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन इस इनपुट को यूज कर रहा है. कौन कौन यूज कर रहा है, एक है VC, एक है VR. तो VR तो हम लोग यही दिखाने वाले हैं, यहाँ दिखाएंगे ना, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या फिक्स किया था हमने, हॉरिजॉन्टल. और करंट के डायरेक्शन में ही कौन होता है, VR, मतलब ER. तो ये कौन है, कौन है ये, VR है. पक्का, गुड. और कौन है, और
और कौन है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, यस। कैपेसिटेंस और करंट में अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो कौन लीड करता है? करंट। कौन लैग करता है? ईएमएफ। तो कैपेसिटिव सर्किट में वीसी मैं कहाँ दिखाऊंगा? नीचे। तो ये हो जाएगा बीसी। दिस इज बीसी। ठीक, पक्का पक्का, श्योर श्योर। और एक यूज कर रहा है वी आउट, वी आउट, बराबर। तो ये जो वी आउट होगा ये वी ओ, वी ओ। अब देखो वी ओ, वी ओ, ये था जो इनपुट वोल्टेज था उसमें 2 पाई एफ टी था और यहाँ पे प्लस समथिंग है, प्लस समथिंग। तो तुम्हारा ये हो गया वी आउटपुट, वी ओ, इन बिटवीन समवेयर ओवर हियर, दिस इज वी ओ। अब वी ओ लिखो या तो तुम सिर्फ बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी, क्योंकि तुमको ये भी याद होना चाहिए, हमने फेजर सीखते वक्त मैंने तुमको क्लियरली बोला था, जब तुम फेजर डायग्राम बनाते हो तो जो लेंथ ऑफ फेजर होता है वो कौन होता है? पीक वैल्यू। कौन होता है? पीक वैल्यू। तो बताओ तो आउटपुट का पीक वैल्यू कौन है? बी है। कौन है? बी। तो बहुत जगह पे सॉल्यूशन में ना इधर वीओ को बी लिखा हुआ है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम वीओ लिखो या तुमको बी लिखना है, तुम्हारी मर्जी है। वेरी गुड। अब एक ये तीनों आउटपुट पे है और इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इनपुट। क्या होगा? इनपुट। पक्का। तो इनपुट भी यहाँ पे आएगा, हाँ कि ना? यस, यहाँ आएगा ना इनपुट। तो ये वी आई है। गुड। अब जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा वैसे 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 ये वेक्टर भी रोटेट होगा, बराबर। और ये जो वेक्टर रोटेट होगा, रिमेंबर, ये जो वेक्टर रोटेट होगा ये नॉर्मली किसके किसके बीच में आता है पता है? वी ओ और वी आर के। तो इट इज बिटवीन वी ओ एंड वी आर। तो रोटेटिंग वेक्टर है वो। तो एज आई चेंज, मैं इसको हटा देता हूँ अब यहाँ से। तो एज आई चेंज द फ्रीक्वेंसी, दिस वी आई ऑल्सो रोटेट्स। तो वी आई ऑल्सो रोटेट्स, तो ये वी आई रोटेट होगा अब। तो कब किसी इंस्टेंट पे इसका फेस डिफरेंस, ये वी आई है, इट इज 5। तो अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी you may have a positive phase difference, you may have a zero phase difference and you may have a negative phase difference। क्योंकि कभी वो लीड करेगा, कभी वो लैग करेगा। पक्का पक्का, 100% पक्का। लेकिन इनिशियली तो वो लीड कर रहा है। अब बोलोगे ऐसा कैसा हो गया? बताता हूँ, उस पर आते हैं हम लोग। लेकिन पहले जस्ट बाय लुकिंग ये और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तुमको अभी बोला है कि डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ये जो वी आई है कभी लीड करेगा, कभी लैग करेगा, कभी जीरो होगा। मतलब कभी पॉजिटिव वैल्यू होगी, कभी नेगेटिव वैल्यू होगी, कभी जीरो भी होगी। ये जो दो है इसमें तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये नहीं आ सकता, बचे ये दो। अब ये दोनों में से कौन सा, वो कैसे कंफर्म करोगे? तो वो कंफर्म करने के लिए तुमको और भी ज्यादा मैथ्स लगने वाला है। मैथ्स से ज्यादा मैं बोलूंगा कि तुमको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट रिएक्टेंसेस। तो इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज रिएक्टेंस XC, वाज इट 1 by omega C? Yes, गुड। एंड दिस इज 1/2 पाई FC। अब थोड़ा सा मैथ्स, मुझे एक बात बताओ, इफ f टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब मैं जैसे हायर फ्रीक्वेंसी के पास जाऊंगा तो व्हाट अबाउट XC टेंड्स टू 0। पक्का पक्का, वेरी गुड। और अगर XC की वैल्यू 0 होती है, XC की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो सर्किट में सिर्फ कौन बचा? फिर रेजिस्टेंस बचा। पक्का ना, रेजिस्टेंस बचा। तो उस केस में जो वी आई है इट विल बी इन फेज, मतलब फेज डिफरेंस विल बी 0। अब ये तुमको सिर्फ ग्राफ से समझना है कि C और D में से कौन सा ग्राफ आएगा। तो अब इतना तो बताओ आंसर। अरे बहुत सिंपल है, ये मैंने तुमको हायर फ्रीक्वेंसी के लिए बताया तो आपको मैं हिंट दे रहा था। तो लोअर फ्रीक्वेंसी का भी सोचो, अगर फ्रीक्वेंसी लोअर होगा, अगर लेस वैल्यू होगा तो XC का वैल्यू ज्यादा होगा। XC का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब होता है रिएक्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। रिएक्टेंस ज्यादा है, कौन सा रिएक्टेंस? कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब बेसिकली सर्किट इफेक्टिवली इट इज बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटिव सर्किट। मतलब उसमें कौन लीड हो रहा है? कैपेसिटी में कौन लीड होता है? करंट। कौन लैग होता है?
हाँ, तो फिर वो जो वी आई वेक्टर है वो नीचे की तरफ होगा ना, राइट, करेक्ट, लोअर फ्रिक्वेंसीज पे। हायर फ्रिक्वेंसी पे क्या होने वाला है, हायर फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, हायर फ्रिक्वेंसी पे उल्टा होगा, हायर फ्रिक्वेंसी पे लीड करेगा, कौन लीड करेगा, कौन लीड करेगा, लोअर फ्रिक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लोअर, एक्सी की वैल्यू हायर, एक्सी की वैल्यू हायर, ईसी की वैल्यू हायर कंपेयर टू ई आर, तो इफेक्टिवली करंट विल लीड, ईएमएफ विल लैग, तो करंट विल लीड, करंट विल लीड, ईएमएफ विल लैग। तो मुझे ये जरा देख के बताओ कि हाउ विल यू कनेक्ट दिस टू। करंट विल लीड, करंट विल लीड, ईएमएफ विल लैग, ये आउटपुट वोल्टेज है, उसमें फाई है, बराबर। तो सोचो व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज, अगर ओहम्स लॉ भी अप्लाई कर देते हो तो V इक्वल्स टू आई आर, तो V इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो व्हेन आई एम सेइंग कि लोअर फ्रिक्वेंसी पे कौन लीड करेगा, लोअर फ्रिक्वेंसी पे कौन लीड करेगा, अभी तो बोला कौन लीड करेगा, करंट। तो करंट अगर लीड करेगा तो V प्रोपोर्शनल टू आई है, तो V और I का डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि V लीड, करंट लीड करेगा तो फाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी लोअर फ्रिक्वेंसी पे, तो पॉजिटिव आएगी लोअर फ्रिक्वेंसी पे, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन क्या आने वाला है, सी। वापस से तुम्हारा प्रॉब्लम मैथमेटिकल है, फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गया था, तो थोड़ा सा जाके रिवाइज करो मैथमेटिक्स को, क्योंकि ये लिमिट्स तुमको पता होंगे तो आंसर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। लोअर फ्रिक्वेंसी पे एक्स ए की वैल्यू हायर है, एक्स ए की वैल्यू हायर है, मतलब ई सी की वैल्यू हायर है, क्योंकि यहाँ पे ई सी और ई आर मतलब वी सी और वी आर है। अगर वी सी हायर है तो सर्किट इज बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है, करंट। और मैं जैसे 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 से फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाना मतलब एक्सी की वैल्यू स्मॉल करना, तो उसके साथ साथ ये सर्किट जो है एक ऐसा स्टेज आएगा जैसे उस सर्किट में नो लीड नो लैग होगा, तो फेज जीरो भी होने वाला है, तो फेज जीरो भी होने वाला है। तो यू हैव टू थिंक एंड ऑप्शन नंबर इज सी। थोड़ा जाके वापस एक बार वर्कआउट करो इन टर्म्स ऑफ फेजर तो समझेगा, मैथ्स तुमको पहले समझना पड़ेगा इसका। इसके बाद कितने क्वेश्चन हुए थे हमारे कल, आई थिंक कितना, 14। ये तो जोक है, जोक। तुमको पता है क्या, डीसी सर्किट्स के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इनफिनाइट। नहीं पता तो आंसर नंबर बी है। द कैपेसिटी ऑफ अ प्योर कैपेसिटर इज 1 फैरड, कैपेसिटी ऑफ अ प्योर कैपेसिटर इज 1 फैरड। इन डीसी सर्किट्स इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी कितना, इन्फिनिटी। आपको एक बार बोलेगा ये कहाँ से आ गया, हमने थ्योरी में पढ़ के तो रखा था लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि इन्फिनिटी क्यों हुआ, तो उसको सोचने का एक तरीका ऐसा भी होता है, चलो बता देता हूँ। कैपेसिटर है तो तुमको पहले पता होना चाहिए कैपेसिटर मतलब यू हैव 2 प्लेट्स, और डीसी सर्किट की बात हो रही है, डीसी सर्किट तो कैपेसिटर में अगर हमारे पास 2 प्लेट्स है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ डीसी सर्किट, डीसी सर्किट, तो डीसी सर्किट में जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है कि नहीं, पोलैरिटीज फिक्स होते हैं कि नहीं होते, यस। तो पोलैरिटी फिक्स होने की वजह से यू हैव अ प्लेट पॉजिटिव एंड यू हैव प्लेट नेगेटिव, तो ऐसा आता है वो। और ऐसा होने की वजह से एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गया, करंट यहाँ से निकला तो था लेकिन इन दो प्लेट्स के बीच में क्या है, गैप है, गैप, गैप। तो ये गैप जो है ना, ये इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, क्योंकि करंट को पाथ नहीं मिला जाने के लिए, करंट को पाथ नहीं मिला तो करंट गया क्या, करंट नहीं गया, करंट नहीं गया तो करंट कम नहीं जाता है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V बाई आई। तो इफेक्टिवली यू आर सेइंग कि देयर इज नो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, तो यू आर सेइंग कि करंट की वैल्यू जीरो है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी है। तो ये एक सोचने का तरीका होता है। तो डीसी सर्किट जो होता है, डीसी सर्किट, डीसी सर्किट में कैपेसिटर करंट को ब्लॉक करता है, क्या करता है, ब्लॉक। So always remember a capacitor behaves like an open circuit which blocks the DC current. It does not allow the DC current to pass through. Next question, ये लिखने की जरूरत नहीं है, it is just a basic understanding. Reactance of a capacitor of capacitance C microfarad for an AC frequency 400 by pi hertz is to 25 ohm. The value of C is,
रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C माइक्रोफैरड, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C माइक्रोफैरड है और उसमें जो फ्रीक्वेंसी वो दिया है और आपको बोला है कि रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है 25 ओहम है, आपको पूछा है कि वैल्यू ऑफ C बताओ। तो मुझे पहले ये बताओ व्हाट इज XC 1/ओमेगा C, बराबर। तो XC इक्वल्स टू 1/2 पाई FC, ठीक। और XC की वैल्यू कितनी दी हुई है 25, 1/2 पाई f कितना दिया हुआ है 400 बाय पाई इंटू C, तो तुमको C पूछा हुआ है, ये हो गया कैंसल। बराबर, गुड, गड़बड़ मत करो। C इक्वल्स टू ये 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 होता है 100, तो 25 इंटू 400 होता है कितना 10,000। अरे 8 है, अच्छा 2 भी है, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। ये 50 हो गया, 50 इंटू 4 200, 200 के आगे 2 जीरो और लगा दो, कितना हो गया 20,000, 20,000 हो गया ना। 20,000 मतलब 2 इंटू 1000, 2 इंटू 10⁴, तो 1/2 कितना 0.5 और ये गया ऊपर 10⁻⁴, तो ये हो गया 50 इंटू 10⁻⁶, तो 50 माइक्रोफैरड ऐसा आंसर आना चाहिए। तो C की वैल्यू जो है वो 50 है, 50 माइक्रोफैरड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन एन AC सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस द करंट फ्रॉम पोटेंशियल, AC सर्किट विद कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट लीड करता है, कितने से लीड करता है, हाँ तो बताओ। तो फॉरवर्ड हुआ ना, फिर लीड करना मतलब क्या, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग EMF इज 220√2, ये 220√2 मतलब कौन है, पीक वैल्यू है। तो हमारे पास एक अल्टरनेटिंग EMF है विच इज 220√2 sin 100t, वो तो पीक वैल्यू हो गई 220√2, is applied to capacitor 1 microfarad, the current flowing through the capacitor is, how do you find out current। सबसे पहले करंट मतलब RMS वैल्यू, यहाँ पे जब तुमको वोल्टेज या करंट पूछा मतलब क्या पूछा है RMS। हाउ डू यू फाइंड आउट RMS, कल ही बताया था मैंने। हाँ, E इक्वल टू IZ, तो ये याद रखना, ये E इक्वल टू IZ जो फॉर्मूला है ना, ये इंस्टेंटेनियस के लिए भी चलता है, ये पीक वैल्यू के लिए भी चलता है, और ये RMS के लिए भी यही चलता है, तो कुछ और नहीं चलता है इधर। तो IRMS क्या होगा, ERMS बाय Z, क्या होगा ERMS बाय Z इज इम्पेडेंस, लेकिन याद रखना ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में इम्पेडेंस इज बेसिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये होता है 1/ओमेगा C। और तुम जब इक्वेशन पढ़ रहे थे तब तुमने ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है ऐसे समझ में आ गया, 100 है, सिर्फ 100 नॉट पाई, देयर इज नो पाई, तो ओमेगा इज 100। तो तुमको यहाँ से मिल जाएगा कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस का वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू 1/ओमेगा, ओमेगा इज 100, और ये C कितना है 1 माइक्रोफैरड है ना, माइक्रो में कितना 10⁻⁻⁶, तो कितना हो 10⁻⁻⁴, ऊपर का कितना हो गया 10⁻+4 ओहम, ये हो गया। और फिर ये ERMS भी तो फाइंड करना पड़ेगा आपको। अब ये ERMS कैसे फाइंड करते हो, हाउ डू फाइंड आउट ERMS, E0/√2, तो ERMS, आई एम टू लेजी टू फाइंड आउट ERMS, मैं एक काम करता हूँ, therefore IRMS इक्वल टू सॉरी ERMS विच इज E0/√2, ERMS क्या लिखा हमने E0/√2 इंटू Z, ये 220√2 है अपॉन √2 है, और Z की वैल्यू कितनी आई 10⁻⁴ आई ना, √2 कैंसल, ये 22 और 10⁻⁻³ कितना, हाँ तो 22 मिली एम्पियर, 22 ये 1 0 कैंसिल हो गया, और 10⁻³ ऊपर गया तो -3 आ गया, तो 22 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ ध्यान दो, तुमको मैजिक ट्रिक देता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए, सॉल्व भी करके दूंगा लेकिन देन ट्रिक्स भी तुमको पता होने चाहिए। मैं पहले पूरा सॉल्व करके देता हूँ फिर ट्रिक बताता हूँ। 50 वोल्ट AC इज अप्लाइड मतलब रिजल्टेंट E, फेजर डायग्राम,
हाइपोटेन्यूज 50 है, कितना है 50 है। तो 50 वोल्ट एसी सप्लाइड अक्रॉस आरसी, उसमें एल नहीं है, हमारा काम आसान हो गया, आरसी गुड। द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 40 है, देन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर वुड बी, आई एम टेलिंग यू इट इज 30। कैसे बता देता हूँ मैं आपको, मैं सॉल्व तो करके दूंगा आपको, बट देन ऑफ कोर्स आई विल गिव यू ट्रिक ऑल्सो। जब तुम क्वेश्चन रीड कर रहे थे ना, तब तुमको क्वेश्चन रीड करते वक्त कुछ कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग में ऐसा प्रिंट होनी चाहिए कि ये ई आर होता है। उसके बाद कैपेसिटिव सर्किट था, मतलब आर और सी था, एल नहीं था। अगर एल होता तो ई एल ऊपर होता, और यहाँ पे सिर्फ सी है तो ये ई सी नीचे है। वैसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वो ई एल ई सी कहाँ है तो परपेंडिकुलर ना ई आर को। हाँ, तो अगर ऐसा है तो इसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। गुड। तो तुमको पता है कि अल्टीमेटली जो इनपुट या सप्लाइड है, वो रिजल्टेंट है, वो है यहाँ पे, तो ये सप्लाइड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं? हाँ। इसमें पाइथागोरस लगेगा कि नहीं? हाँ। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा कि नहीं? हाँ। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, और ये कौन सा था? ये था 50, और ये कितना था? ए आर कितना था? 40 बराबर। व्हाट इज 50 स्क्वायर? 2500, एंड दिस इज 1600, तो ये कितना हो गया? 900। 900 का रूट कितना आ गया? 30, राइट। अभी मैजिक ट्रिक कैसे होता है? इट्स नॉट मैजिक, इट्स नो मैजिक। ऐसा है, जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे थे आर और सी, ई आर ई सी, डायगोनल इज इनपुट। अगर ये 50 है, एक साइड 40 है, तो बचा हुआ साइड 30 ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आ सकता। डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, नथिंग टू सॉल्व। बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है क्वेश्चन, इट इज सिंपल। द डायग्राम शोज अ कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर है, ओके, एंड रजिस्टर, एक रजिस्टर है, कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स। तो ये सी और ये आर, हमने एक एसी सोर्स को लगा दिया इन सीरीज, तो ऐसा लूप बन गया ये। V1 और V2 और वोल्ट मीटर, तो ये जो V1 और V2 ये एक्सटर्नल लगाया हमने सिर्फ वोल्टेज मेजर करने के लिए, सर्किट के अंदर नहीं है, हमने वोल्टेज मेजर करने के लिए लगाया टेम्पररी, सर्किट में सिर्फ इतना है, ये है, और एमीटर भी हमने बाहर से लगाया करंट मेजर करने के लिए, राइट। एंड ए इज एमीटर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीडिंग इन ए एंड V2 आर ऑलवेज इन फेज। सबसे पहले रीडिंग इन ए, ये जो सर्किट है उसमें रजिस्टर वोल्टेज को और करंट को लीड लैग करवाएगा क्या? नहीं। कौन करवाएगा? सी। लीड करवाएगा कि लैग करवाएगा? करंट को लीड करवाएगा। वेरी गुड। ये यहाँ पे इसकी वजह से लीड हो रहा है करंट। और ये V2 किसके अक्रॉस है? आर में लीड लैग होता है क्या? नहीं। तो ए और V2 की रीडिंग इन फेज हो सकती है क्या? नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। तो ए एमीटर में जो करंट है वो, और ये V2 मतलब आर के अक्रॉस वोल्ट मीटर, ये इन फेज नहीं हो सकते क्योंकि करंट लीड कर रहा है। रीडिंग इन V1 कैपेसिटर के अक्रॉस इज अहेड इन फेज विद रीडिंग इन V2। हाँ बराबर ना? सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे सी के अक्रॉस जो करंट है वो लीड कर रहा है। तो ये व्हाट इज V आई आर, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे एक्स सी है। क्या है? एक्स सी। तो करंट लीड कर रहा है, तो करंट इंटू एक्स सी भी लीड कर रहा है, तो V1 क्या कर रहा है? लीड, तो अहेड होगा। हाँ सही है। ये लैग करेगा? हाँ ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। रीडिंग इन ए एंड वी आर ऑलवेज इन फेज, रीडिंग इन ए एंड V1 आर ऑलवेज इन फेज। ए और V1 की रीडिंग हमेशा फेज में होगी क्या? हमेशा, ऑलवेज नहीं, गलत है। ऑलवेज नहीं हो सकता, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो हो सकता है कि, इफ यू रिमेंबर, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को वेरी हाई कर दिया तो एक्सी की वैल्यू क्या हो गई? 0। अभी देखी थी। तो अगर 0 हो गई तो वो हमेशा इन फेज होगा क्या? नहीं, हमेशा तो नहीं होगा। तो
इन सब में से तुमको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सेकेंड ओनली, खत्म, डन, ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, नाइस. ये अच्छे टाइप के क्वेश्चन है. When an AC source of EMF E0 sin 100t, E0 is a peak value of EMF and 100 is omega, is connected across a circuit. The phase difference between the EMF and current is observed to be pi by 4. Pi by 4 as shown in the figure. Good. If the circuit consists of possibly only RC or RL in series, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. तो पहले क्वेश्चन को समझ लो. क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि एक ईएमएफ था, उसका आपको वेवफॉर्म दे दिया I0 sin 100t. फिर ये बोला कि हमने एक सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट किया और फिर ईएमएफ और करंट में देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 4. तो दिख रहा है यहाँ पे. गुड. और फिर आपको ऐसा बोला है कि ये जो सर्किट है ये सिर्फ आरसी या सिर्फ आरएल हो सकता है. तो इन सब में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है? वाई सी? ओके, बिकॉज आई थिंक यू गेट कैरिड अवे. तुमको ऐसा दिख रहा होगा कि ईएमएफ लीड कर रहा है, तो तुमने बोल दिया कि ईएमएफ लीड कर रहा है. ईएमएफ किस में लीड करता है? एलआर सर्किट में. किसमें? यहीं तो गए तुम, गलत है. ये देख रहे हो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, देख रहा है तुमको, ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है. बराबर. हाँ, तो ऐसा डायरेक्टली कंक्लूजन पे मत आना. सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू टेक ए केस फर्स्ट. अगर ए केस लिया है तो सिर्फ आर और सी है, और अगर सिर्फ आर और सी है तो तुमको इम्पेडेंस ट्रायंगल में ये साइड आर और ये जो साइड है, ये वाला साइड कौन सा साइड होता है? ये जल्दी बताओ. रिएक्टेंस साइड होता है. कौन सा होता है? रिएक्टेंस. तो ये साइड सिर्फ एक्स सी है, और एक्स सी है तो तुम नीचे ड्रॉ करोगे तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है. तुमको ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसा कर लो. गुड, बराबर. देन ये कौन होता है? इम्पेडेंस. कौन होता है ये? इम्पेडेंस. वेरी गुड, राइट. और ये एंगल क्या होता है? एंगल फाई. और तुमको फाई तो बता दिया ना, कितना बताया? पाई बाय 4. तो व्हाट इज tan फाई? हाँ, tan फाई इज 1. मुझे पता है tan फाई इज 1. मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा tan फाई इज 1, मैं पूछ रहा हूँ tan फाई फ्रॉम दिस ट्राइंगल. अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड कौन है? अपॉन एडजेसेंट कौन है? r. और यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है? 45. तो 1 है. तो इसके हिसाब से एक्स सी और आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए. आर की वैल्यू कितनी है? 1 किलो ओहम. कितनी है? 1 किलो ओहम. तो 1 किलो ओहम एक्स सी की वैल्यू आनी चाहिए. अब तुम एक्स सी कैलकुलेट करो पहले. व्हाट इज एक्स सी? 1 अपॉन ओमेगा सी. हाउ मच इज ओमेगा हियर? 100. एंड हाउ मच इज सी हियर? 10 माइक्रोफैरड. 10 माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁻5. बराबर. तो कितना बचा? 10⁻⁻3. ऊपर से कितना हो गया? 10⁻+3. तो कितना आ गया? 1 किलो ओहम. मैच हो गया आंसर. हाँ, तो इम्पेडेंस ट्राइंगल से आपको R इक्वल टू एक्स मिलना चाहिए था, और एक्स की वैल्यू कैलकुलेशन से सिग्नल के हिसाब से भी 1 किलो ओम आ रही है. तो सर्किट कौन सा है? पहला सर्किट है RC with R इक्वल टू 1 किलो ओम, C इक्वल टू 10. नेक्स्ट क्वेश्चन. जोक. ये जोक सीईटी के बुक में भी था. ये सेम जोक शायद आपने पहले सॉल्व किया, देख लेते हैं अभी. एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस एंड एन इंडक्टेंस L. एक एसी हमने एक R और एक इंडक्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन को लगा दिया. इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 200 वोल्ट एंड अक्रॉस द इंडक्टेंस इज 150 वोल्ट, तो टोटल सम कितना हो गया? 350. ये तो आंसर कभी नहीं होगा ही नहीं. वो कब होता है? वो डीसी सर्किट्स में होता है, क्योंकि डीसी सर्किट में अगर तुम्हारे पास 2 रजिस्टर है, पहले के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, दूसरे के अक्रॉस V2 है, और सप्लाई वोल्टेज V है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2. वो डीसी में होता है, क्योंकि डीसी में इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस कुछ नहीं होता. वहाँ पे नो लीड नो लैग. तो वहाँ पे डायरेक्टली एक सोर्स है जिसका पोटेंशियल वोल्टेज V है,
तो जितने भी कंपोनेंट्स है वो मिल के उसको यूज करते हैं। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और देयर इज नो लीड नो लैग, तो वहां पे तुमको वो टेंशन नहीं देना कि करंट लीड हो रहा है कि EMF लीड हो रहा है, तो वहां पे आता है। तो वहां अगर डीसी सर्किट लिए होता तो आंसर 350 आता। ये सर्किट डीसी है क्या? नहीं, तो ये तो नहीं आएगा। और अगर तुम ये लिख के आए इसका मतलब तुमको एसी सर्किट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता फिर। तो आई एटलीस्ट एक्सपेक्ट मेरी एग्जाम में कम से कम तुम गलती करो लेकिन ये मत लिखना 350 मत लिखना, क्योंकि दैट मीन्स दैट यू हैव अंडरस्टूड नथिंग अबाउट एसी सर्किट्स। तो एसी सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो लीड लैग नहीं होगा, लेकिन इंडक्टेंस के अक्रॉस लीड लैग होता है। कौन लीड करता है? इंडक्टेंस में EMF लीड करता है, करंट लैग करता है। वेरी गुड। और आपको पूछे अप्लाइड वोल्टेज, सही है। अब कब से जो मैं तुमको स्टोरी बता रहा हूँ वो स्टोरी तुमको अच्छे से समझा होगा, सारे कैरेक्टर याद होंगे। तो उसमें से एक कैरेक्टर है जो हाइपोटेन्यूज कैरेक्टर है, वो होता है तुम्हारा सप्लाइड वोल्टेज। ये आ गया वो कैरेक्टर जो तुमसे पूछा है। अप्लाइड वोल्टेज मतलब सप्लाइड वोल्टेज, वही पूछा है। बराबर। और ये होता है हाइपोटेन्यूज। बाकी एक होता है एडजेसेंट साइड, हॉरिजॉन्टल वाला, वो होता है ER। बराबर। और जो बचा हुआ होता है EL या EC, वो होता है तीसरा साइड। अब मैं जानबूझ के डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कितनी बार एक ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग। अंडर रूट ऑफ 200, मैं 200 को 20 × 10 लिखने वाला हूँ, क्योंकि आंसर आ गया 250, और 150 को 15 × 10 लिखूंगा। बराबर। तो ये 20 का स्क्वायर 400, ये 15 का स्क्वायर 225, दोनों में 10 स्क्वायर कॉमन था तो कॉमन निकाल लिया मैंने। ये आ गया रूट ऑफ 625 इंटू 100। 625 का रूट 25 और इसका रूट तो 250। ऑप्शन बी। अभी जिनको डायरेक्टली नहीं समझ में आया उनके लिए फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत सारे, पिक्चर जैसे, मूवी जैसे। हर एक मूवी में एक कैरेक्टर होता है जो न्यूट्रल होता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, वो हमेशा एक ही बात करेगा, ये है। फिर दूसरा कैरेक्टर होता है जो जो कुछ अलग ही बातें करता है, वो हो गया ये, तो ये है EL। फिर ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जिसको EL बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो जो EL बोलेगा उससे उल्टी बातें करेगा, ये आ गया EC। फॉर्चुनेटली हमारे इस पिक्चर में EC तो नहीं है, तो हमारे इस पिक्चर में EL है और ER है, राइट। फिर कभी कभी इन दोनों में थोड़ा सा बातचीत करने के बाद सहमति, कॉमन डिसीजन हो जाता है, ये कॉमन डिसीजन है। तो ये कॉमन डिसीजन है E। ये बन गया तुम्हारा पाइथागोरस, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो। तो ये जैसे अभी तुमको इसका ट्रिक बताया मैंने, तो तुमको अगर याद होगा सीरीज LCR सर्किट में, आई एम जस्ट स्पेंडिंग सम लिटिल मोर टाइम सो दैट यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज नाउ। इफ यू रिमेंबर सीरीज LCR, डू यू रिमेंबर एवरेज पावर? याद है क्या? एवरेज पावर क्या था, याद है? ARMS IRMS इंटू cos phi। बराबर। अगर ये याद है तो आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू चेक, डू यू नो इसको क्या बोला था हमने? apparent power। वेरी गुड। apparent power is the power which appears। है ना, ऐसे ही होता है ना? पक्का श्योर गुड। हमारे घर में भी इफ यू सी ए मैरिड कपल, उसमें हमको ऐसा लगता है ना कि जो फादर होता है या जो मेल होता है वो होता है पावरफुल, वो है डिसीजन मेकर, तो वो अपरेंट पावर है। लेकिन रिमेंबर द ओरिजिनल डिसीजन जो होते हैं ना, वो हमेशा फीमेल लेते हैं, वो होता है तुम्हारा पावर फैक्टर। बराबर। इसने हाँ बोला तो हाँ, नहीं बोला तो नहीं। और दोनों का प्रोडक्ट, मतलब दोनों का अगर डिसीजन सेम बन जाए तो वो बन जाता है ट्रू पावर। ये तो रियल पावर है। दैट्स हाउ यू रिमेंबर। हो गया? अभी कभी नहीं भूलना ये। ऐसे ट्रिक्स बनते हैं। यू आर लाफिंग, इट इज नथिंग टू लाफ दो, पर ठीक है, यू हैव टू मेक सम एनालॉजीज। अगर तुमको लाइफ टाइम के लिए चीजें याद रखती है ना, तो यू हैव टू डू सच काइंड ऑफ ट्रिक्स। तो हु इज द पावर फैक्टर? cos phi। Who is the apparent power? The one with RMS। And
इफ बोथ ऑफ देम हैव द सेम ओरिएंटेशन, मतलब प्रोडक्ट कर लिया तुमने तो क्या बन गया, ट्रू पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करेगा, EMF, contains the resistance of 10 ohm and inductance of 2 Henry if an AC voltage of 120 volt। वैसे बाय द वे ये जो वैल्यू बताई होती है कौन सी वैल्यू होती है, पीक की RMS, तो ये RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज, इज अप्लाइड टू द सर्किट, द करंट इन द सर्किट वुड बी नियरली, करंट मतलब कौन सा करंट, RMS करंट। तो मैंने तुमको अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि IRMS इज ERMS अपॉन इम्पिडेंस, बराबर। और ये जो सर्किट है इसमें कौन से कंपोनेंट्स है, कौन से है, एक है इंडक्टेंस और एक है रेजिस्टेंस। तो इम्पिडेंस क्या होगा, R² प्लस XL स्क्वायर, उसमें से R की दी है, XL तुम फाइंड कर लो, व्हाट इज XL, ओमेगा L, व्हाट इज ओमेगा 2 पाई f, व्हाट इज f 60 एंड व्हाट इज L कितना है 2 हेनरी, 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24 240 पाई, तो ये आ गया 240 पाई। इसको फिलहाल पाई रखते हैं, ऐसे है ना, 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24 240 पाई ओ हम। ये आ गया आपके पास एक्सेल का वैल्यू, ओके। अच्छा 240 पाई, एक काम करो 240 को 250 मान लो, पाई को 3.14 को 3 मान लो, तो 240 250 इंटू 3 750, तो यू हैव एक्सेल इक्वल्स टू 750 ओहम। 750 आ गया, हो गया, काम हो गया हमारा। तो वी नाउ हैव R, वी नाउ हैव एक्सेल एंड ERMS तो 120 था ही, रेजिस्टेंस कितना गया था 10 स्क्वायर विच इज बेसिकली 100, और वो कितना है 750, तो 75 इंटू 10 का स्क्वायर, गुड। तो IRMS इक्वल्स टू 120 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये 100 को बाहर निकाल लेते हैं, इसमें 100 है इसमें भी 100 है, बाहर निकाल लिया कॉमन, 1 प्लस 75 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ 5625, कितना 5625, मैंने बहुत बार वो भी ट्रिक बताया तुमको, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5, 75 ना, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख लो, 7 का नंबर 8, 7 इंटू 8 56, 5625, तो 5625, तो 5625, अभी नाउ 5625 में 1 ऐड कर ले तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको मत करो ऐड, छोड़ दो उसको, इग्नोर कर दो। IRMS इक्वल्स टू 120 अपॉन कौन था 100 और कौन है 5625, तो 5625 का रूट भी 75 ही आएगा ना, हाँ तो 75 आ गया, और ये 10 आ गया, और ये 75 आ गया, गुड, वेरी गुड, ये हो गया कैंसल। 12 का टेबल पता है, 12 1 जा 12, 12 व्हाट इज 12 6 जा 72, तो रफली 6 जा 1/6 पता कितना होता है 0.16 एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, in a LR circuit the value of L is 0.4 by pi Henry and the value of R is 30 ohm. In the circuit if an alternating EMF of 200 volt, वो ये 200 वोल्ट मतलब कौन है ये, RMS, VRMS at 50 cycles per second is connected, the impedance of the circuit and current will be, impedance and current, पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। How do you find out impedance? Under root of R² plus XL square plus XL square, तो XL वैल्यू फाइंड कर लो, which is omega L, which is 2 pi FL, which is 2 pi into frequency is 50, और L की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.4 by pi, 0.4 by pi, pi कैंसिल हो गया, 50 into 2 100 हो गया, 100 into 0.4 40 होता है, तो ये 40 ओहम आ गया, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है सर्किट में, कितना है 30 हो गया, तो Z की वैल्यू 50 आएगी, बिकॉज Z इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL स्क्वायर, तो R² आपका 30 है, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, दैट इज बेसिकली 50, तो Z की वैल्यू तो 50 आ गई, तो एक ही जगह पे 50 दिया हुआ है, हो गया। फिर भी तुमको IRMS फाइंड करना तो कर लो, व्हाट इज IRMS, अरे IRMS क्या होता है,
ERMS बाय Z होता है, ERMS कितना दिया हुआ है 200 और Z कितना आया 50, तो 4 एम्पियर। डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइडियल चोक, अभी ये जो एक छोटा सा टॉपिक आपका थ्योरी में बाकी है, इफ यू रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैरेलल रेजोनेंस, वो तो बाकी है, वो तो हम कवर करेंगे। उसके बाद एक शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है, वो भी कवर करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है चोक कॉइल का, जो मैं हर बार रीडिंग असाइनमेंट देता हूँ। तो चोक इज जस्ट अ कॉइल, तो एक इंडक्टर है, बस, बाकी कुछ पता होने की जरूरत नहीं है। आइडियल चोक मतलब बेसिकली, आइडियल कॉइल मतलब बेसिकली प्योर इंडक्टर। तो आइडियल चोक ड्रॉज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो जब मैंने सिर्फ एक कॉइल मतलब एक इंडक्टर एक 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज के सप्लाई को लगाया, तो कितना करंट आया वहां पे 8 एम्पियर, राइट। अ प्योर रजिस्टर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अब मैंने इंडक्टर निकाल दिया और मैंने अभी रजिस्टर लगाया उसी सोर्स को, तो करंट कितना आया 10 एम्पियर का। द आइडियल चोक एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब दोनों को सीरीज में लगा दिया, एंड देन कनेक्टेड टू अ सोर्स। अभी सोर्स चेंज कर दिया तुमने, 150 वोल्ट एट 40 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, द करंट इन द सर्किट बिकम्स। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्या वो घुमा घुमा के पूछा है। तो चलो मैं तुमको इसको उल्टा सॉल्व करेंगे, जो पूछा है ना वहां से स्टार्ट करते हैं। अब तुमको क्या बोला है कि हमारे पास एक चोक है, तो यू हैव अ कॉइल एंड देन देयर इज अ रजिस्टर, यू आर कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो यहाँ पे एक इंडक्टर है एंड देन यू हैव अ रजिस्टर, तो यू हैव अ LR सर्किट इन शॉर्ट। और इस LR सर्किट को तुमने लगा दिया, क्या लगा दिया, व्हाट हैव यू कनेक्टेड टू दिस, अरे AC सोर्स कनेक्ट किया ना तुमने 150 वोल्ट एट 40 हर्ट्ज का। तो यू हैव कनेक्टेड एन AC source with RMS value of how much 150 volt, and what is the frequency of this 40 hertz, कितना 40 hertz। तुमको क्या पूछा है, क्या पूछा है, जल्दी बताओ क्या पूछा है। करंट, अभी करंट हम कब से तो करंट डिफाइन कर रहे हैं, तो IRMS फाइंड करना है तुमको। व्हाट इज IRMS, ERMS अपॉन इम्पिडेंस, एंड व्हाट इज इम्पिडेंस इन दिस केस। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ R² प्लस XL का स्क्वायर। तो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, R, और क्या चाहिए XL। वो दोनों ही नहीं बताए, तो वो दोनों नहीं बताए, इसलिए तो फिर पहले जो दो केस है वहां से तुमको R भी मिलेगा, वहां से तुमको XL भी मिलेगा। तो जो पहले दो केस है, पहले दो केस में, पहले केस में तुमने एक कॉइल कनेक्ट किया था एक सोर्स को, तो पहले केस में तुमने एक कॉइल कनेक्ट किया था एक सोर्स को, जस्ट अ मिनट, पहले केस में यहाँ पे था सोर्स, यहाँ था कॉइल। ये सोर्स है, ये जो सोर्स है, इस सोर्स का वोल्टेज कितना है, मतलब RMS वोल्टेज कितना है इस सोर्स का 100, और व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हियर 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, and then you also connected the same to a resistor। तो सेम सोर्स तुमने एक इंडक्टर को लगाया और तुमने एक रजिस्टर को लगाया सेम। इस केस में जो करंट की वैल्यू आई वो थी 8 एम्पियर, और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आई वो थी 10 एम्पियर। तो यहाँ पे तुम ERMS इक्वल्स टू IRMS इंटू Z, लेकिन इस केस में Z सिर्फ XL है, क्योंकि ना रेजिस्टेंस है ना कैपेसिटेंस है, बराबर। तो XL की वैल्यू मिल जाएगी ERMS बाय IRMS। व्हाट इज ERMS का वैल्यू इन दिस केस, कितना 100, एंड व्हाट इज द करंट 8 एम्पियर आई गेस, यस। व्हाट इज 100 बाय 8, 100 बाय 8, 100 बाई 8, 0.8 कहाँ से हो गया, कैसे आ गया 0.8, इट इज बेसिकली 50 बाई 2, बेसिकली 20, 50 बाई 4, 25 बाई 2, 12.5, 8 1 जा 8, 12.5 जा, तो ये 12.5 आ गया। और इधर
इधर तुम लिखोगे R इक्वल्स टू ERMS अपॉन IRMS, ये तो सिंपल है। E की वैल्यू कितनी 100, I की वैल्यू कितनी 10, तो कितना 10, तो कितना 10, तो ये 10 आ गया। अब ये तुमको दोनों वैल्यू मिल गए, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे RMS कितना था 150, बराबर, पक्का, गुड, श्योर। और एक्सेल की वैल्यू क्या लाओगे 12 पॉइंट, गलती नंबर 1, गलती है। एक्सेल की वैल्यू यूज कर ही नहीं सकते यहाँ से, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग था, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग है। यहाँ से तुमको इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू यूज करके एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल मतलब 2πfl, इधर f40 डालना पड़ेगा। तो यहाँ से तुम एक्सेल की वैल्यू वहाँ यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज द फ्रीक्वेंसीज आर नॉट सेम। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, नहीं तो पहले केस से एक्सेल फाइंड किया, उठा के दूसरे केस में डाल दिया तो आंसर गलत हो गया, फिर आपका नहीं मिलेगा मार्क्स। तो यहाँ ऐसा नहीं चलता, थोड़ा ध्यान दो। इसलिए तो क्या चलता है फिर, ऐसा चलता है कि यहाँ से तुम एक्सेल की वैल्यू से तुम क्या फाइंड करोगे, एल, क्या फाइंड करोगे एल। व्हाट इज XL 2πfl, तो व्हाट इज L XL बाय 2πf, व्हाट इज XL, अरे व्हाट इज XL 12.5 अपॉन 2π, फ्रीक्वेंसी कितना था 50, गुड, 1 जा 4 बराबर। तो L कितना हो गया 1/8π, अभी चलेगा। उसका कोई इशू नहीं है, वो उसका कोई वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अब तुम हाँ क्या क्या जरूरत है, क्या जरूरत है तुमको करने की। इधर तुम वापस से 2π है ना तुम्हारे पास, तो वो कैंसिल होगा ना। तो ऐसा है XL इन दिस केस, तो तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए ना इसको केस 1, इसको केस 2, इसको केस 3 बोल देता हूँ मैं। ओके, तो ये आ गया 2πfl, वेरी गुड। व्हाट इज f वैल्यू इन द थर्ड केस 40, और व्हाट इज L वैल्यू, व्हाट इज इंडक्टेंस 1/8π। तो व्हाट डू यू लर्न is that inductance of the coil is same for any frequency but not XL। तो इंडक्टेंस नहीं चेंज होता है, 1 जा 4 जा 1 जा 10 जा, तो 10 और 10, वेरी गुड। तो अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, व्हाट इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 10 रूट 2, कितना 10 रूट 2, तो 10 रूट 2, 10 भी कैंसिल हो गया, 15/√2, 15/√2, 15/√2, ऑप्शन नंबर 1।